दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक पोएम और करेंगे ऑफ मदर्स अमॉन्ग अदर थिंग्स। ये फिलहाल तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस में, बाकी ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है, ये पोएम बहुत ही कॉमन है और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। ये आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में मिल जाएगी। तो पहले हम, क्योंकि पोएम है ए.के. रामानुजन की, तो थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अबाउट द ऑथर, ए.के. रामानुजन वॉज अतिपते कृष्ण स्वामी रामानुजन, इनका फुल नेम है ये ए.के. ठीक है, तो ये फुल नेम है। 1929 टू 1993 ये इनका लाइफ ड्यूरेशन था। 93 में डेथ हो गई इनकी। ये पोइट थे, देखो कई सारे काम करते थे। पोइट थे, लिंग्विस्ट थे, लिंग्विस्ट मतलब जो बेसिकली लैंग्वेजेस में स्पेशलिस्ट हो, है ना। ट्रांसलेटर थे, प्ले राइट थे, प्ले राइट मतलब नाटक लिखने वाले, ट्रांसलेटर कन्वर्ट करने वाले, दूसरे भाषा से दूसरे भाषा मतलब दो लैंग्वेजेस के बीच में एक तरह से ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना। किसी फॉर एग्जांपल संस्कृत से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दिया, है ना, तमिल तेलुगु से ट्रांसलेट करके हिंदी में कर दिया, इस तरह से मतलब ट्रांसलेटर थे। मैसूर सिटी में इनका जन्म हुआ था और बेसिकली जाने जाते हैं ये अपनी पोइट्री में इंडियन कल्चर को शो करने के लिए। ये पोस्ट मॉडर्न पोइट भी हैं। पोस्ट मॉडर्न पोइट कौन होते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, ये आपको मैं जब इस पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा ना तो वहां समझाऊंगा। ठीक है, कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप बेसिकली किस मतलब थ्योरीज आपको समझ में आनी चाहिए, जो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं उसमें कौन कौन सी थ्योरीज अप्लाई होती हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, वो जैसे मैंने आपको पहले मॉडर्निज्म कई बार समझाया है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है वो मैं इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। ये जो पोएम है एक्चुअल में बेसिकली देखा जाए तो इसमें आपको ह्यूमन रिलेशन नजर आएगा। और ये चीज बहुत कॉमन रही है ए.के. रामानुजन की पोइट्री में, कि बेसिकली वो इंसान के आपस में संबंध, ह्यूमन रिलेशंस को बहुत ही बोल सकते हैं पॉइग्नेंटली, मतलब बहुत ही मार्मिक तरीके से समझाते हैं, और वो भी इंडियन कंटेक्स्ट में। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शंस द स्ट्राइडर्स 1966 में आया, रिलेशंस 1971 में, सिलेक्टेड पोएम्स 1973 में। ये इनके इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शंस रहे हैं। आज हम केवल पोइट्री कलेक्शन की बात कर रहे हैं बिकॉज हम पोइट्री पढ़ने वाले हैं। ऑफ मदर्स अमॉन्ग अदर थिंग्स, ये जो पोएम है ये है रिलेशंस का हिस्सा, यानी जो इनका कलेक्शन आया था 1971 रिलेशंस, इसका ये पार्ट है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे यार। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, टेक्स्ट पे आते हैं। तो देखो ये पोएम मैं पहले बताता हूँ, क्योंकि जैसे बोला मैंने पोस्ट मॉडर्न पोएम है। पोस्ट मॉडर्निज्म का एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर होता है जो कि बेसिकली होती है मतलब मल्टीपल मीनिंग्स, मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर फिक्स मीनिंग नहीं होता लाइंस का। पोस्ट मॉडर्निज्म का स्पेशल फोकस रहा है कि मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं, रीडर अपने हिसाब से मीनिंग डिवाइस कर सकता है, बस जस्टिफाई करना आना चाहिए आपको ना। तो इस पोएम में बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी है, मतलब मल्टीपल मीनिंग से एक लाइन के कई मीनिंग हो सकते हैं। तो उस वजह से हो सकता है कि मैं कुछ पढ़ाऊं, कोई और आपको कुछ पढ़ाए उस टॉपिक का, ये चीज ध्यान रखना इस टॉपिक में। ये बड़ी ही इस तरह की पोएम है, कॉम्प्लेक्स पोएम्स में से मान सकते हो आप ए.के. रामानुजन की। कई लाइंस ऐसी हैं जिनका मतलब मीनिंग किसी को भी क्लियर नहीं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो पोइट क्या कहना चाहता है इस पे हमारा कभी ध्यान होना भी नहीं चाहता। हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि हम उसकी लाइंस को क्या समझते हैं, हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसको। तो देखो, आई स्मेल अपॉन दिस ट्विस्टेड ब्लैक बोन ट्री। अब पहली लाइन ही देखो, आई स्मेल अपॉन दिस ट्विस्टेड ब्लैक बोन ट्री। ब्लैक बोन ट्री, अब ब्लैक बोन के नाम से कोई पेड़ होता नहीं है एक्चुअल में, देखा जाए तो ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसका नाम ब्लैक बोन हो, परंतु वो बोल रहे हैं ब्लैक बोन ट्री। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ट्री तो यहाँ पर नाउन है और ये ब्लैक बोन जो है ना ये एडजेक्टिव है, इसका विशेषण है। तो यानी कोई एक पेड़ है, एक नॉर्मल पेड़ है ना, और वो पेड़ क्या हो चुका है, ट्विस्टेड, झुक चुका है, वो झुक गया है। प्लस ब्लैक बोन यानी काला पड़ गया है। अब क्योंकि होता है ऐसा, कब होता है ऐसा, जनरली तब होता है जब पेड़ की एज बहुत ज्यादा हो जाती है और वो धीरे धीरे अपने तने से झुकना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ऐसे किसी पेड़ के लिए बोल रहा है कि आई स्मेल अपॉन दिस ट्विस्टेड ब्लैक बोन ट्री, कि मैं जब भी इस झुके हुए पेड़, इस काले झुके हुए पेड़ की तरफ मतलब इसको सूंघता हूं, इसको देखता हूं, सूंघता हूं। स्मेल का मतलब सिर्फ सूंघना नहीं है, परंतु यहाँ स्मेल का मतलब परसीव करना, जांचना, परखना, समझना, है ना। जब भी मैं इसको देखता हूं, सूंघता हूं, समझता हूं, तो मुझे क्या लगता है, द सिल्क एंड व्हाइट पेटल ऑफ माई मदर्स यूथ। तो उसको क्या महसूस होता है, सिल्क एंड व्हाइट पेटल। फोकस करो, यहाँ पे दो टर्म इस्तेमाल किए हैं। सिल्क, सिल्क यानी क्या होता है, रेशम। रेशम किस चीज के लिए जाना जाता है, अपनी सॉफ्टनेस के लिए, ठीक है। व्हाइट पेटल, व्हाइट पेटल, व्हाइट पेटल क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं जो फूलों की पंखुड़ियां होती हैं वो, है ना। तो सफेद फूल। अब
सिल्क सॉफ्टनेस, प्योरिटी, ब्यूटी, इन सब का सिंबल है। व्हाइट पेटल, सफेद फूल की पंखुड़ी है, वो भी सॉफ्टनेस, प्योरिटी, ब्यूटी, इन सब का सिंबल है। और साथ में सिंबल है यूथ का, यानी कि जवानी का। तो सिल्क एंड व्हाइट पेटल ऑफ माई मदर्स यूथ, यानी कि मेरी माँ की जवानी, जब वो जवान थी, शी वॉज यंग, ब्यूटीफुल, है ना, उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी। तो ये उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी मैं इस ब्लैक बोन ट्री को देखता हूं तो मुझे क्या याद आता है, मुझे याद आती है मेरी माँ के वो जवानी भरे दिन, जब वो जवान थी, यूथ थी। अब क्योंकि देखो ब्लैक बोन अभी क्या हो गया है कि उसने दो तरीके से देखा है इस पेड़ को। एक तरफ तो ये कि इस पेड़ से उसे उसकी माँ की याद आती है। कारण क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पेड़ भी कभी जवान था और अभी पेड़ झुक चुका है, ये बूढ़ा हो चुका है। और पोएट की जो माँ है ना, वो भी बूढ़ी हो चुकी है, वो इस पेड़ की समान ही झुक चुकी है, वो भी बेंड हो गई है, ट्विस्टेड हो गई है। तो वो जब इस पेड़ को देखता है तब उसको क्या याद आती है, अपनी माँ की यूथ, उसका जवानी का दिन याद आता है कि कभी वो बहुत सुंदर और कभी बहुत ही बोल सकते हैं उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी, वो जवान थी, बहुत सुंदर थी, जैसे ये पेड़ भी कभी हुआ करता होगा। यहाँ पे देखो माय मदर, माँ, माँ, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है, एलिट्रेशन यूज हो रहा है यहाँ पे। माँ क्या है, माँ एक कॉन्सोनेंट साउंड है, वर्ड के स्टार्टिंग में आ रही है और रिपीटेशन हो रहा है, माय मदर। फाइन, अब आगे देखते हैं। फ्रॉम हर इयररिंग्स 3 diamonds splash a handful of needles। अब उनके इयररिंग से, यानी अपनी माँ के इयररिंग्स की बात कर रहे हैं। फ्रॉम हर इयररिंग्स 3 diamonds, उसमें 3 क्या है, हीरे लगे हुए हैं इयररिंग्स में, 3 diamonds splash a handful of needles। और उन डायमंड्स में से क्या निकल रही हैं, कुछ सुइयां निकल रही हैं। अब आप सोचोगे सुइयां डायमंड्स में से कैसे निकल सकती हैं, जरा सोचो कैसे निकल सकती हैं। ये एक इमेज है, आप दिमाग में इमेज बनाओ कि डायमंड्स में से सुइयां कैसे निकलेंगी। वो ऐसे निकलेंगी कि देखो, जब डायमंड्स पे रोशनी पड़ेगी, ठीक है, तो डायमंड्स क्या होंगे, स्पार्कल, चमकेंगे। वो जो चमकेंगे तो उसमें से चमक क्या होती है, चमक हमेशा ऐसी फील होती है, अगर किसी पर्टिकुलर एंगल से देखोगे आप तो ऐसा लगता है कि जैसे तीखी तीखी रोशनी बाहर निकल रही है। तो वो जो रोशनी है ना, उनको वो निडल्स बोल रहा है। और यह निडल्स क्या है, एक मेटाफर है, किसके लिए, लाइट की उन रेज के लिए। इट्स ए मेटाफर, ठीक है, ये क्या है, एक मेटाफर है, रेज, लाइट रेज के लिए। कि जब रोशनी, तीखी तीखी रोशनियों की, मतलब 3 इस तरह से बोल सकते हो आप कि उन डायमंड, तीनों डायमंड्स में से आपको कुछ सुइयां निकलती हुई नजर आ रही है, मतलब वो डायमंड्स चमक रहे हैं, उनमें से रोशनी निकलती हुई नजर आती है। एंड आई सी माई मदर रन बैक फ्रॉम रेन टू द क्राइंग क्रेडल्स। एंड व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट हियर, देखो एक्चुअल में वो क्या बोल रहा है, वो उनके जवानी के दिन की बात बोल रहा है कि कभी, कि मेरी माँ जब, मतलब मुझे याद है बचपन में उनके इयररिंग्स में डायमंड्स थे और उसमें से रोशनी निकल रही होती थी। एंड आई सी माई मदर रन बैक, और मैं देखता था मेरी माँ को, माई मदर अगेन एलिट्रेशन, ठीक है, रन बैक, कि वो भागते हुए आ रही है। कहां से भागते हुए आ रही है, फ्रॉम रेन टू द क्राइंग क्रेडल्स, बारिश से भागते हुए कहां आ रही है, क्राइंग क्रेडल्स। क्रेडल क्या होता है, पालना, बच्चे को झुलाने का पालना, और क्राइंग मतलब रोना, यानी रोते हुए पालने की तरफ वो भागती हुई आ रही है, बारिश में भीगती हुई, बारिश हो रही है और उसमें भीगती हुई अपने रोते हुए मतलब पालने की तरफ आ रही है। अभी देखो, क्राइंग क्रेडल्स, क्राइंग क और क्रेडल क दोनों में क साउंड का रिपीटेशन हो रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में। ये अगेन एलिट्रेशन का एग्जांपल है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, एलिट्रेशन है। इसमें साथ में एक और बहुत बढ़िया फिगर ऑफ स्पीच है क्राइंग क्रेडल में, उसे बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट दो टर्म से बना है, ट्रांसफर शब्द, ठीक है, और एपिथेट। ट्रांसफर यानी क्या होता है, ट्रांसफर मतलब हस्तांतरित करना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, ठीक है। तो क्राइंग क्रेडल्स, अब देखोगे तो पालना थोड़ी ना रो रहा है, शब्द तो कैसे इस्तेमाल किया है, क्राइंग क्रेडल्स, जैसे कि रोता हुआ पालना, पर पालना थोड़ी रो रहा है, रो कौन रहा है, बच्चा रो रहा है जो पालने में बैठा हुआ है ना, ये सो रहा है। तो क्रेडल क्या है, एक नाउन है, यानी कि ये ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन है यहाँ पे, तो इस नाउन या प्रोनाउन की जस्ट पहले एक एडजेक्टिव, एक विशेषण इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वो विशेषण एक्चुअल में उसके साथ में जो नाउन या प्रोनाउन है ना, उसके लिए नहीं होता है यूज, वो किसी और नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो क्राइंग है ना, इसका मीनिंग इस क्रेडल के लिए नहीं है, इसका मीनिंग ट्रांसफर हो गया है, किसके लिए, बेबी के लिए, जो बच्चा उस क्रेडल में सो रहा है उसके प्रति ट्रांसफर हो गया है। यानी ये क्राइंग कौन है, बेबी क्राई कर रहा है, ये क्रेडल क्राई नहीं कर रहा है। तो ऐसा जो होता है ना, इस तरह का जो जोड़ा, ये कॉम्बिनेशन, दो शब्द का कॉम्बिनेशन जिसमें एक नाउन या प्रोनाउन और उसके साथ में एक एडजेक्टिव लगा हो, वो एक्चुअल में वो एडजेक्टिव उस नाउन या प्रोनाउन के लिए नहीं होकर वो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के लिए है। तो इसका मीनिंग ट्रांसफर हो गया यहाँ से।
तो यहाँ पे क्या है, बच्चा रो रहा है, तो मेरी माँ भागते हुए बारिश में भीगती हुई आती थी रोते हुए बच्चे को संभालने के लिए, मतलब वो खुद को संभालने के लिए, खुद के लिए बोल रहा है वो। यहाँ पे रेन का मीनिंग एक और निकलता है, देखो बारिश में भीगती हुई, रेन सिंबल है यहाँ पे लाइफ में आ रही मुसीबतों के लिए, ऑब्स्टिकल्स के लिए, ठीक है, और साथ में दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए। तो क्या है कि देखो माँ का रोल होता है ना, वो इस तरह का होता है कि शी कैन गो बियॉन्ड एनी लिमिट, मतलब किसी भी लिमिट के पार जा सकती है अपने बच्चों के लिए। तो आई सी माई मदर रन बैक, कि मैं मेरी माँ को जिंदगी की हर मुसीबतों में ये पाता हूँ कि उन्होंने लाइफ की हर मुसीबत झेली अपने बच्चों के लिए, उनको पालने के लिए, उनको मतलब ग्रो करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, लाइफ में उनको बड़ा करने में उन्होंने सारी मुसीबत झेली, बहुत मुसीबत झेली थी। यहाँ पे जो रेन है ना, वो एक प्रॉब्लम्स का भी सिंबल है, ठीक है। द रेन्स टैक एंड शू विद ब्रोकन थ्रेड्स द रैग्स ऑफ द ट्री टेसल लाइट। इस पूरी पोएम की सबसे टफ लाइंस में से ये है, जिसका मीनिंग मतलब सही बताऊं ना तो हर कोई डिफरेंट बताएगा, किसी को नहीं पता ये क्या बोलना चाह रहा है पोइट। हम अपने हिसाब से समझते हैं कि क्या इसका अर्थ, बेस्ट अर्थ निकल सकता है। द रेन्स टैक एंड शू, रेन का मतलब हमने फिलहाल समझा कि लाइफ की प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक मीनिंग तो ये निकलता है, और एक रेन हम सीधा बारिश समझते हैं, ठीक है। टैक एंड शू, टैक होता है कि देखो अक्सर शू मतलब सिलना होता है, और टैक होता है पिन लगाना। बहुत बार क्या होता है, कपड़े को सिलने से पहले पिन लगाई जाती है उन पे कई जगह, ताकि कपड़े को एक जगह स्टेबल रखा जा सके, और फिर उसके बाद में फाइनल सिलाई होती है उस पर। तो टैक मतलब पिन से सिंपल एक जगह कपड़े को रोकना, और शू मतलब सिल देना। तो रेन्स टैक एंड शू, बारिश कपड़े पे पिन लगा रही है प्लस उसको सिल रही है, पर किसको सिल रही है, विद ब्रोकन थ्रेड्स द रैग्स ऑफ द ट्री टेसल्ड लाइट। अब देखो एक इमेजिनेशन में साइड में थोड़ा पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। जब कभी बारिश होती है तो कैसी होती है, बहुत बार आप देखते हो जब तेज बारिश हो रही है तो ऐसा लगता है ऊपर से लाइन लाइन सी गिर रही है। क्या बार थोड़ी स्लो बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि टूटी टूटी लाइन गिर रही है। बहुत तेज होती है तो ऐसा लगता है पूरी लाइन आसमान से लाइन बन के गिर रही है बहुत सारी। और जब थोड़ी स्लो बारिश होती है तो टूट टूट के गिर रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे हैं बारिश के, मतलब बूंदों के। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि रेन्स टैक एंड शू विद ब्रोकन थ्रेड्स, रेन अपने टूटे हुए धागों से, यानी उसकी जो बारिश कर रही है वो टूटे हुए धागों से सिलने की कोशिश कर रही है। क्या सिलने की कोशिश कर रही है, द रैग्स ऑफ ट्री टेसल्ड लाइट। रैग्स मतलब कपड़े, कपड़े को सिलने की कोशिश कर रही है, कौन से कपड़े को, ट्री टेसल्ड लाइट। अब ये जो टर्म है ना बहुत एम्बिगुअस टर्म है, ट्री टेसल्ड लाइट। टेसल्स क्या होते हैं, कई बार आपने बहुत बार देखा होगा टेसल्स होते हैं, कई बार चादर देखी होगी, चादरों में बहुत होते हैं, नॉर्मल देखा जाए तो जो चादरों के मतलब किनारे होते हैं उन पे क्या होता है, एक इस तरह से गांठ बनी होगी और कुछ इस तरह से कपड़ा से मतलब धागे धागे निकल रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे धागे धागे निकल, मतलब वो एक्चुअल में लटकन सी जो होती है ना उसको, वो डिजाइन होती है जो कपड़ों के आसपास, मतलब बहुत सी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स में वो आपको ऐसी लटकन सी मिलेगी वो डिजाइन, तो उसको टेसल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्री टेसल्ड लाइट, यानी कि लाइट को तो दिखाया गया है एक बहुत बड़ा कपड़ा, लाइट रोशनी क्या सब जगह फैली होती है, तो वो एक कपड़ा बिछा हुआ है, और टेसल्ड उस कपड़े में लगे हुए टेसल्स, लटकन्स लगी हुई हैं, है ना। और वो लटकन क्या है, वो है ट्री। वो क्या है, वो ट्री है, जो पेड़ उग रहे हैं जमीन पे वो लटकन के समान है जो लाइट में लटके हुए हैं। इस तरीके से पोइट इमेजिन कर रहा है इसको कि द रेन्स टैक एंड शू विद ब्रोकन थ्रेड्स, और बारिश क्या कर रही है, क्योंकि जब लाइट पेड़ एक लटकन की तरह काम कर रहा है और लाइट उसमें से गुजर रही है तो लाइट टूट जाती है, यानी कि लाइट क्या होती है, बिखर जाती है, वो पूरा एक कपड़ा नहीं रहा, वो टूट गई है। तो बारिश क्या हो रही है, बारिश ऊपर ऐसा लग रहा है आसमान से बहुत सारे धागे नीचे गिर रहे हैं, और वो धागे उस फटे हुए कपड़े को सिलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि किसकी ऑब्स्ट्रक्शन से, उस ट्री के ऑब्स्ट्रक्शन से बिखर गई है या फट गया है। तो ये एक इमेज है, ये पोएट की कल्पना है, इसको कोई किसी भी तरीके से पढ़ सकता है, जिस तरीके से जस्टिफाई कर सके वैसे पढ़ सकता है। और ये बहुत बार क्या होता है कि इस तरह की इमेजरी बड़ी ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि पोएट ने क्या सोचा, क्या किस तरीके से उसने लिखने की कोशिश करी, और हम एज ए रीडर कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। ट्री टेसल्ड में टा टा का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ अगेन क्या है, एलिट्रेशन है, टा साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड होती है। तो अब देखो, अब इसको पूरा एक साथ पढ़ते हैं। द रेन स्टैक एंड शू विद ब्रोकन थ्रेड्स, बारिश अपने टूटे हुए धागों से सिलने की कोशिश कर रही है द रैग्स, उस कपड़े को, किस कपड़े को, ऑफ द ट्री टेसल्ड लाइट, यानी लाइट में जड़े हुए, लाइट रूपी कपड़े में जड़े हुए टेसल्स यानी लटकन्स लगे हुए हैं पेड़ के रूप में, और लाइट क्या है, बिखर गई है पेड़ के ऑब्स्ट्रक्शन से। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन से बिखरी हुई लाइट कैसे फटे हुए कपड़ों के समान नजर आ रही है, और उसको सिलने की कोशिश कर रही है बारिश। तो ये एक इमेज, एक पूरी मतलब इमेज बनाई है पोएट ने। अब इसका एक दूसरा मीनिंग भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये तो हो गया लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ कि ऐसे ऐसे लिखा है।
इसका दूसरा मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि रेन क्योंकि मुसीबत का सिंबल भी है, तो आप ये कह सकते हो कि उसकी मदर जो है ना, उसको रेन मुसीबतों ने सिलना, सिलना क्या होता है, कपड़े को एक जगह होल्ड करना, उसको बांध देना। सिलना ये तो होता है कि कपड़े को एक चीज में बांध देना। यानी रेन ने, यानी लाइफ की मुसीबतों ने उसकी माँ को बांधने की कोशिश करी, है ना। परंतु लाइट, लाइट क्या है, लाइट यहाँ पर एक तरीके से उसका लाइफ का स्पैन है, यानी लाइफ का जितना टाइम उसने बिताया वो, और उसमें बोल सकते हो कि वो हमेशा पॉजिटिव रही। यानी कि मुसीबतों ने उन्हें बांधने की कोशिश करी, परंतु उनकी माँ क्या थी, वो एक्चुअल में लाइफ में आगे बढ़ती गई उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए। इसका एक हिडन मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं आप। बट हर हैंड्स आर अ वेट ईगल्स टू ब्लैक पिंक क्रिंकल्ड फीट। अब देखो, अब उसने एक मेटाफर और इस्तेमाल किया गया है, ईगल। ईगल क्या है, ईगल होता है बाज, चील, है ना। तो वो उसकी माँ को ईगल से कंपेयर कर रहा है, तो ये भी एक मेटाफर है, ठीक है, ईगल से कंपेयर कर रहा है। बट हर हैंड्स आर ए वेट ईगल्स टू ब्लैक पिंक क्रिंकल्ड फीट। परंतु उनके जो हाथ हैं, हर हैंड्स, ह ह हर हैंड्स, ह साउंड क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, अगेन इट्स एलिट्रेशन, ठीक है, फाइन, समझ में आएगी होगा, अब तो पकड़ रहे होंगे आराम से एलिट्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो बट आर हैंड्स आर ए वेट ईगल्स टू ब्लैक पिंक क्रिंकल्ड फीट, और उनके जो हाथ हैं, किनकी, उनकी माँ के हाथ, वो कैसे हैं, एक भीगे हुए ईगल के समान। एक भीगे हुए ईगल के किसके समान, टू ब्लैक पिंक क्रिंकल्ड फीट, काले और पिंक रंग के सुकड़े हुए पैर। यानी उसने क्या बोला है, उसने उसकी माँ की जो हाथ है, अब ये बात कहाँ पे आ गई है, वो आगे कि माँ बूढ़ी होने लग गई है, एजेड हो गई है, उस टाइम की बात कर रहा है कि वेट ईगल कैसा होता है। वेट ईगल, जब एक ईगल भीग जाए, इसका मतलब है, भीगने का मतलब है, जब कोई पक्षी भीग जाता है, इसका मतलब है कि वो थोड़ी देर के लिए कमजोर हो गया है, मतलब बेसिकली क्योंकि उड़ने में प्रॉब्लम आती है भीगे हुए पंखों से। तो यहाँ एक तरह से वैसे देखते हैं कि वीकनेस को शो कर रहा है, ये वेट ईगल जो टर्म है ना, ये वीकनेस को शो कर रहा है कि उसकी जो माँ है ना, उसकी जो हाथ है, क्योंकि माँ बूढ़ी हो चुकी है, कमजोर हो गई है, उसके जो हाथ हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं, सुकड़े हुए से नजर आ रहे हैं। एक जैसे कि एक ईगल के जो पैर होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, रिंकल पड़े होते हैं, वैसे जब भीग जाता है उस पर रिंकल पड़ जाते हैं। अब अपन भी देखते हैं, पानी में बहुत देर तक हाथ पैर रखो तो हाथ पैरों पे क्या बन जाते हैं, लाइनें लाइनें पड़ जाती है, अपनी सिकुड़ जाती है चमड़ी, ध्यान रखना। तो उस तरह से आप इसको देख सकते हो कि उसकी माँ के हाथ एक भीगे हुए ईगल के जैसे क्रिंकल्ड फीट होते हैं ना, वैसे उसकी हाथों पे झुर्रियां पड़ने लग गई है। तो बहुत बढ़िया इमेज बनाई है पोइट ने, इमेजरी तो भर भर के इस पोएम में बहुत सारी है। अब देखो, वन टेलन क्रिपल्ड इन ए गार्डन ट्रैप सेट फॉर ए माउस। और वन टेलन, टेलन क्या होता है, टेलन होता है किसी भी ना पक्षी का पंजा, उसको टेलन बोलते हैं। अब वो अपनी माँ के पास टेलन क्या है, माँ के पास टेलन बोल सकते हो आप बेसिकली उसका हाथ या उसका पैर, इनमें से कोई एक, ये क्लियर नहीं है, हाथ भी हो सकता है पैर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इंसान के पास में पैर भी होते हैं हाथ भी होते हैं, पक्षियों के पास में बेसिकली पैर ही होते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग निकलता है वो तो पैर के लिए निकलता है, परंतु हो सकता है पोइट ने हाथ भी बोला हो, क्योंकि माउस ट्रैप में फंसने की बात हो रही है तो हम पैर की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे कि चूहे के जाल में पैर फंस गया, ठीक है। वन टेलन क्रिपल्ड इन ए गार्डन ट्रैप सेट फॉर ए माउस, कि गार्डन में चूहे पकड़ने के लिए एक जाल लगा रखा था और उसमें इनका एक पैर एक बार फंस गया और उसमें चोट लग गई, इनकी माँ के पैर में चोट लग गई। क्रिपल्ड, क्रिपल्ड का मतलब होता है एक तरह से अपाहिज जैसा हो जाना, ठीक है। तो उनके पैर में एक काफी गंभीर चोट लग गई जब उन्होंने गार्डन में क्या कर रखा था, चूहे को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछा रखा था, उसमें उनका खुद का पैर ही आ गया। ये एक्चुअल में क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि देखो, चूहे घर में ना हो, ठीक है, या चूहे गार्डन में ना हो। अब गार्डन में चूहे, यानी गार्डन में कुछ उगा रखा होगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब बेसिकली उन्होंने खुद के पर्सनल यूज के लिए कुछ चीजें कर रखी होंगी, तो वो सेफ्टी के लिए कि गंदगी ना हो, साथ में नुकसान ना हो, ऐसा काम कर रहे थे। ऐसा एक्चुअल में देखा जाए तो वो फैमिली को कंसर्न, यानी चिंतित होते हुए, फैमिली के प्रति ध्यान रखते हुए मदर्स ऐसा करती है कि फैमिली सेफ रहे, है ना। परंतु ये सब उन्होंने फैमिली के लिए झेला या मेरे लिए झेला, पोइट बोल रहे हैं, और उस दौरान उनको चोट भी लगी, मतलब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करते हुए, निभाते हुए उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, ये भी एक इंडिकेशन है उस तरफ। हर साड़ीज डू नॉट क्लिंग। अब देखो, अब आगे पोइट बोल रहे हैं कि उनकी जो साड़ी है ना, डू नॉट क्लिंग, अब वो अटकती नहीं है एक्चुअल में, दे हैंग, वो अब लटकती है, लूज, वो भी ढीली, फेदर ऑफ ए वन टाइम विंग। जिस तरीके से पहली बार जब किसी के, मतलब बेसिकली एक पक्षी के नए नए पंख आते हैं, विंग क्या होता है, विंग देखो, विंग पूरा
पंख होता है उसको विंग बोलते हैं, और विंग में बहुत सारे फेदर होते हैं छोटे छोटे जिनको पक्षी गिराते रहते हैं। फेदर फेदर और विंग में डिफरेंस समझो, पूरा का पूरा पंख तो विंग कहलाता है, और उसके अंदर जो पर होते हैं ना छोटे छोटे, वो फेदर होते हैं। तो फेदर्स को टाइम टू टाइम पक्षी गिराते रहते हैं, जब उनको जरूरत नहीं होती है ना वो फेदर को निकाल देते हैं ऑटोमेटिकली खुद ही। जैसे मोर के फेदर निकलते रहते हैं, अक्सर लोग चंदोले होते हैं ना बीनते हैं, वो फेदर्स होते हैं, और पूरे सब चंदोलों का मिला के वो बनता है पंख, विंग। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर साड़ी डू नॉट किलिंग। अब उनकी साड़ी जो है ना वो उनकी बॉडी पे एक तरीके से फिट नहीं आती, कहने का मतलब, क्योंकि वो पतली दुबली हो गई है। अब वो क्या है, दे हैंग, वो लटकती है साड़ी, लूज, वो भी ढीली। किस तरीके से, जैसे फेदर ऑफ वन टाइम विंग, जैसे कि एक पहली बार जो पंख आया है किसी पक्षी, मतलब विंग बना है किसी पक्षी का, उसमें से फेदर निकलना, ढीले ढीले लटकते रहते हैं। वो नया नया होता है ना जब वो पंख, मतलब उसका जो विंग है वो जब मजबूत हो जाता है तो वो फेदर टाइट फिट हो जाते हैं उसमें, परंतु स्टार्टिंग में थोड़े ढीले ढीले से होते हैं वो। तो उस तरीके से जिस तरह से फेदर्स लटक रहे होते हैं एक वन टाइम विंग में से, उस तरीके से साड़ी अब उनकी बॉडी पे लटक रही है। तो यहाँ पे एक बेसिकली अगेन मेटाफर है, फेदर ऑफ ए वन टाइम विंग, ये साड़ी के साथ में इसको कंपेयर किया गया। इट्स अगेन मेटाफर, ये मेटाफर है साड़ी के लिए। और साड़ी के लिए कैसे, उस तरह से उनकी बॉडी को इंडिकेट करते हुए कि उनकी बॉडी पतली हो चुकी है, उस पर लटकती हुई साड़ी कैसी लग रही है, फेदर ऑफ ए वन टाइम विंग की जैसी लग रही है। तो ये मेटाफर हो गया पूरा इस चीज के लिए। यहाँ से ये देखा जाए तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, हर साड़ी से लेके लूज तक, इसके लिए इसका कंपेरिजन किया गया है फेदर ऑफ ए वन टाइम विंग से। तो ये मेटाफर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। माई कोल्ड पार्चमेंट टंग लिक्स बार्क, माई कोल्ड पार्चमेंट टंग licks bark in the mouth when I see her four still sensible fingers slowly flex to pick a grain of rice from the kitchen floor। अब देखो, अब पोइट क्या बोल रहा है, पोइट एकदम करंट सिचुएशन की बात कर रहा है कि माई कोल्ड पार्चमेंट टंग। पार्चमेंट एक्चुअल में होता क्या है, पहले के जमाने में क्या होता था, चमड़े के पेपर जैसे बनाए जाते थे, चमड़े के कपड़े होते थे, मतलब चमड़ा का टुकड़ा होता था, उस पर लिखने का काम किया जाता था, उसको पार्चमेंट बोलते थे। तो माई कोल्ड पार्चमेंट टंग लिक्स बार्क इन द माउथ। तो देखो कोल्ड जो होता है ना, कोल्ड का मतलब होता है एक तो जिसमें सेंसेस फील ना हो, ठीक है, उसको कोल्ड बोलते हैं। एक शॉक में, ठीक है, एक शॉक में आप सेंसेस फील नहीं कर रहे हो। एक तो होता है कि आप निर्दयी हो गए, आपको महसूस ही नहीं हो रहा सामने वाला क्या फील कर रहा है, वो भी कोल्ड होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कोल्ड ब्लडेड मर्डर, तो वही है। और एक होता है कोल्ड कि आप शॉक में इस तरह से हो गए हो कि आपको सेंसेस फील नहीं हो रहे। तो माई कोल्ड पार्चमेंट टंग लिक्स बार्क इन द माउथ, तो यहां पे वो बोलना चाह रहा है कि शॉक की तरह कि मेरी पार्चमेंट टंग, तो वो अपनी जो जीभ है ना उसको पार्चमेंट बोल रहा है, क्योंकि चमड़ी की ये चमड़ी है, मतलब एक तरीके से वो क्या करती है, लिक्स, वो चाटती है, किसको चाटती है, बार्क इन द माउथ। बार्क क्या होती है, छाल होती है। वैसे तो बार्क जो शब्द है ना वो हमेशा आउटर छाल के लिए होता है, यानी कि पेड़ की छाल के लिए होता है, बाहरी छाल के लिए, परंतु यहां बोल रहा है इन द माउथ, मुंह के अंदर, यानी जो जीभ है आसपास मुंह में ऊपर के भाग नीचे के भाग में टच हो रही है। यानी माई कोल्ड पार्चमेंट टंग, मेरी ठंडी पड़ चुकी जीभ, लिक्स बार्क इन द माउथ, वो मेरे मुंह के अंदर की छाल को टच कर रही है। यानी शौक में वो ऐसे देखा है, जैसे बोलते हैं ना, मतलब शौक में मुंह खुला रह जाए और जीभ ऊपर नीचे टच हो रही है, वैसे कि मेरी कोल्ड पार्चमेंट टंग, यानी मेरी जो जीभ है ना वो मेरे मुंह के अंदर टच हो रही है एक तरह शौक में। कब, when I see her four still sensible fingers slowly flex, जब मैं उनकी 4 उंगलियों को, still sensible, अभी भी जो still sensible का मतलब यहाँ पर है कि अभी भी उनमें सेंसेज हैं, वो हिलती डुलती हैं, still sensible fingers slowly flex, परंतु धीरे धीरे हिलती हैं, धीरे धीरे वो हिलते हुए, to pick a grain of rice from the kitchen floor, वो झुकती हैं और क्या उठा रही हैं, एक चावल का दाना उठाने की कोशिश कर रही है किचन फ्लोर से, यानी किचन रसोई की क्या बोलते हैं, फर्श से क्या कर रही है, मतलब चावल का दाना उठाने की कोशिश कर रही है। तो जब वो ये सीन देखता है ना तो उसको बेसिकली ये फील होता है कि मेरी माँ की कंडीशन अब क्या हो गई है, मतलब उसको सडन एक तरह से शॉक बोल सकते हो, या फिर उस तरह की कंडीशन है उसको, एक तरह से वो शॉक में, कभी किसी जमाने में मेरी माँ कितनी यंग हुआ करती थी, धीरे धीरे ओल्ड होती थी, आज क्या कंडीशन हो गई है कि उसको एक चावल का दाना उठाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। When I see her 4 still sensible fingers slowly flex to pick a grain, धीरे से उठाने के लिए एक दाने को, किसका दाना, चावल का दाना, grain of rice from the kitchen floor, किचन फ्लोर यानी किचन की फर्श से एक चावल का दाना उठाने के लिए उनको कितनी मशक्कत कर रही है, ये चीज शो कर रही है ये लाइंस। और इस
कंडीशन को, अपनी माँ की इस कंडीशन को देखते हुए पोएट क्या है, अपने मुंह में एक तरीके से मुंह खुला खुला रह गया, एक तरीके से वो शौक में उसकी जो टंग है वो उसके मुंह के अंदर टच हो रही है ऊपर की तरफ, बोल सकते हो आप। तो ये उसकी माँ की करंट, मतलब बोल सकते हो एकदम उस वक्त की कंडीशन ये बता रहा है, जो करंट कंडीशन है ना उसको शो कर रहा है। अब ये पोएम तो यहाँ खत्म हो गया, टेक्स्ट तो यहाँ खत्म हो चुका है। पूरी पोएम में देखो, स्टार्टिंग में उसने बेसिकली एक पेड़ को देखा और माँ के पास्ट को याद किया, ठीक है, कि उनको उनकी मतलब जवानी याद आई उस पेड़ को देखते। फिर जवान के दिनों, मतलब जवानी के दिनों में उनकी माँ कितनी यंग थी, कितनी एनर्जेटिक थी, मुसीबतों को फेस करते हुए अपने बच्चों को पालने के लिए क्या क्या करती थी, उसने लाइफ में सब कुछ झेला, प्रॉब्लम्स झेली, फैमिली के लिए चोट भी खाई, है ना, ये सब चला। और उसके बाद में पोएट वापस एंड में आता है और बीच में कई जगह कंपैरिजन भी करता है, वो कभी वो ईगल से कंपेयर कर रहा है, ठीक है, कभी वो वन टाइम विंग से कंपेयर कर रहा है, और इन चीजों से कंपेयर करते हुए एंड में वो करंट स्टेटस पे आता है कि भाई अभी जो मेरी माँ का परिस्थिति है वो किस तरह की है कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उससे अब एक दाना उठाया जाता नहीं, जो कि छत पे या फर्श पे गिरा हो, नीचे जमीन पे गिरा हो, उठाने में बहुत प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। तो ये एक तरीके से पूरी पोएम में जर्नी दिखा दी उन्होंने अपनी माँ की। अब आप इसका टाइटल देखोगे ना, तो इसमें टाइटल में एक्चुअल में देखा जाए ना तो ऑफ मदर्स के बाद में कॉमा है, ये मैंने लगाया नहीं यहाँ पे, बाकी देखा जाए ना ऑफ मदर्स के बाद में कॉमा है, ऑफ मदर्स अमोंग अदर थिंग, यानी लाइफ में बाकी सब चीजों के परे, मतलब उनसे सबसे हटके, मतलब उन सबके बीच में मदर्स, मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ उसने मदर को शो किया है कि बाकी सब चीजें एक तरफ हैं, उसने कॉमा लगा के ये बताइए, सेपरेट कर दिया बाकी सब चीजों को, ऑफ मदर्स अमोंग अदर थिंग, और वो सिर्फ अपनी माँ के लिए, सभी माओं के लिए बोल रहा है बेसिकली उसने, क्योंकि मदर्स लगा दिया ना उसने, वो सभी माओं के लिए बोल रहा है, ऑफ मदर्स अमोंग अदर थिंग्स, कि सभी चीजों के बीच में माएँ क्या होती हैं, उसने ये शो करने की कोशिश की है। और देखा ये रिलेशंस नाम के कलेक्शन से बिलोंग करती थी, तो देखा जाए तो ए.के. रामानुजन की पोएट्री में आपको ह्यूमन रिलेशंस तो नजर आते हैं, स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियननेस में, क्योंकि माँ का इस तरह का रोल जो होता है ना वो इंडियन कल्चर में ज्यादा डोमिनेंटली निकल के आता है बाहर, बाहर वेस्टर्न कल्चर में इतना स्ट्रांगली नहीं होता, क्योंकि वहां पे अक्सर फैमिलीज अपने बच्चों को 15-16 साल की उम्र में अलग कर देती हैं। अपने यहाँ तो है ना, एक बच्चा माँ के लिए है ना हमेशा बच्चा ही होता है बाय द एंड ऑफ द लाइफ तक देखा जाए तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अब आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा, और उस वक्त मैं आपको इसमें जैसे मैं बता पोस्ट मॉडर्निज्म के फीचर भी बताऊंगा, और भी क्या चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग, उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।